Assalamualaikum, hi and hello. Welcome to the Ant Sports Pulse. Welcome to this world of sports. जी खेलों की इस दुनिया में आप सबको हम वेलकम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आईपीएल के मैचेस जारी हैं, इन मैचेस को हम एंजॉय कर रहे हैं। सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस का एक मुकाबला हुआ। उम्मीद तो ये थी कि बड़ा नेल बाइटिंग और थ्रिलिंग मैच हम देखेंगे, लेकिन सीएसके की यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने इसको बिल्कुल वन साइडेड मैच बना के रख दिया। इस मैच की बात करेंगे और आईपीएल के हम स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे क्रिकेट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इस लीग की धूम है। सब इस मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। जहां पर इंडिया की बात उसकी क्रिकेट की वजह से हो रही है, कभी आईपीएल के मैचेस की वजह से, कभी क्रिकेट को लेकर उनके फैसलों की वजह से, कभी जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इंसेंटिव सिस्टम लेके आए उसकी वजह से, डोमेस्टिक को वो जिस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं कभी उसकी वजह से, कभी अपने यंग टैलेंट को लड़वा दिया उन्होंने इंग्लैंड के लॉयन से, और इंडिया ने जो इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच थी उसको उन्हीं के हाथ में देकर वापस कर दिया इंग्लैंड। कभी इस तरह के बोल्ड डिसीजंस की वजह से वहाँ पर पाकिस्तान की भी बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात क्रिकेट की वजह से नहीं हो रही, पाकिस्तान की बात आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रही, पाकिस्तान की बात इनके क्रिकेट को लेकर फैसलों की वजह से नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान की बात यहाँ पर जो मेरिट का कत्लेआम किया जा रहा है, पीसीबी के अंदर जिस तरह से क्रिकेट से खेला जा रहा है और जो भोंडे फैसले हो रहे हैं, और जिस तरह से इन फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, उस वजह से ज़रूर पाकिस्तान की बात हो रही है। और अगर आज का दिन आप मार्क कर लें, आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का स्याह तरीन दिन है। कैसे आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का स्याह तरीन दिन है, इस पर आपसे बात करेंगे। और जैसे कि कल मैंने कहा था, एक व्यूअर ने सवाल किया था भाई कि जो पाकिस्तान के अंदर आप कहती हैं कि डोमेस्टिक से टैलेंट लेके आएँ, डोमेस्टिक से टैलेंट लेके आएँ, तो डोमेस्टिक से टैलेंट कैसे आएगा जब आपके ए टूर्स नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो इमाद हैं या ये जो मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, अगर इनकी वापसी ना होती तो क्या होता। ये व्यूअर ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों का यही कहना है कि भाई आपके पास जो टैलेंट है उस तरह उसको नर्चर नहीं किया गया, उस तरह उसको ग्रूम नहीं किया गया, इस वजह से रास्ता खुद ब खुद बन गया इन लोगों की वापसी का। तो ये इस पर आपसे बात करेंगे और आपको जवाब देंगे कि क्या डोमेस्टिक के हालात हैं, और ये जो अभी लड़के करंट खेल रहे हैं ये कितना डोमेस्टिक का बैकग्राउंड रखते हैं, ये कौन से मेरिट पर सिलेक्ट होकर यहाँ पे पहुँचे हैं, या जो अभी जिनको सिलेक्ट किया गया है किस वजह से उनको सिलेक्ट किया गया है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के। तो जी आइए इस सब पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस मैच की जो कि आपने और हमने देखा, एंजॉय किया, सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस। इस मैच की बात करें तो ये जो एक रिवायत चल निकली है कि होम टीम्स अपने होम ग्राउंड पर जीत रही हैं, वो सिलसिला बरकरार रहा। सीएसके ने अगेन अपने होम ग्राउंड पर ये जो जीत है अपने नाम की। मैच की जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा वन साइडेड मैच रहा और उस तरह का थ्रिलिंग मैच नहीं रहा कि जिस तरह से हम अभी बाकी के मैच देख रहे थे। मेरे ख्याल से ये पहला इस सीजन का वन साइडेड मैच हमने देखा और दो बड़ी टीमों के दरमियान देखा। कम से कम मैं गुजरात टाइटंस से इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो अगर हम इस मैच की बात करें तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और मेरे ख्याल से ये वो फैसला था जो कि उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि बैटिंग विकेट थी और उसके ऊपर आपने ये सोच कर कि ये बाद में बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगी, आपने उनको पहले दावत दी और सीएसके ने फिर इस अपॉर्चुनिटी को बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया, बड़े अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। अगर हम देखें तो ये जो रचिन है उनकी सूरत में उनके पास ऐसे वो लग रहा है कि कोई ख़जाना आ गया है, जो कि पावर प्ले में, चाहे आप इससे पहले वाले आरसीबी के खिलाफ जो मैच था उस मैच की बात कर लें, वो जो 37 बना के गए थे मेरे ख्याल से, वो भी 250 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से बना के गए थे 246 के, और आज वो अपनी हाफ सेंचुरी नहीं कर सके, लेकिन 20 गेंदों के वो जो 46 रन उन्होंने बनाए हैं और वो जो पावर प्ले को उन्होंने वो एकदम से रॉकेट पे लेके गए, उसने एक बेस प्रोवाइड की आगे टीम का इतना बड़ा टारगेट सेट करने के लिए। पावर प्ले के अंदर जो टीम 69 रन बना रही है, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है और ऋतुराज ने बड़ा अच्छा उनका साथ दिया, एंकर का रोल प्ले किया, तो फिर उसने आगे जाके इसी तरह का टारगेट सेट करना था। हमने देखा कि जब रचिन
आउट हो जाते हैं तो अजिंक्य रहाणे आते हैं और उस वक्त ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा गेम स्लो हो गया है, लेकिन जैसे ही अजिंक्य रहाणे आउट हुए तो इस दफ़ा एक टैक्टिकल डिसीजन किया गया जो कि बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ कि लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन की वजह से डैरिल मिचेल से पहले शिवम दुबे को भेजा गया और ऋतुराज और शिवम दुबे ने साथ बल्लेबाजी की और शिवम दुबे ही इज़ अ रियल क्लास। ये जिस तरह से ये लड़का अपने आप को प्रूव कर रहा है, इसने लास्ट सीजन से जिस तरह से धोनी की कैप्टनसी के अंदर या उनकी वो जो उनके अंदर ग्रूम करना शुरू किया है वो दुनिया देख रही है। धोनी वाकई एक रियल लीडर है, वो जानता है कि किससे किस तरह से काम लेना है। और सो शिवम दुबे ने आज भी हमने देखा लास्ट मैच में भी वो जो 36 37 उन्होंने बनाए थे, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे, नॉट आउट रहे थे और आज भी उन्होंने हाफ सेंचुरी की 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। आप देखें कि ही इज़ टू गुड, चाहे शॉर्ट बॉल है, चाहे स्पिन बॉलिंग है, चाहे बाउंसर आप उन्हें करें, चाहे स्लो बाउंसर करें, ही इज़ टू गुड, बहुत अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हुई। अगर हम गुजरात टाइटंस को देखें तो जब आपको पता है कि एक जो इंसान है वो स्क्वायर लेग पे बड़ा अच्छा खेल रहा है या वो लॉन्ग ऑन पे बड़ा अच्छा खेल रहा है, सो आप वहाँ पे उसको बॉलिंग करा रहे हो, क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि आप उनको थोड़ा सा अलग बॉल करवाते, ऑफ साइड पे करवा देते उन्हें और फिर वहाँ पे अपने लिए कुछ चांस, मतलब मेरा कहने का मकसद है चांस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गुजरात टाइटंस ने। वहाँ पे शिवम दुबे को जो रोकना था वहाँ पे वो उस तरह से नहीं रोक सके। जब रोका भी तो तब तक डैमेज हैज़ डन एंड तब तक कुछ हो नहीं सकता था। सो शिवम दुबे की यहाँ पे तारीफ बनती है। गुजरात टाइटंस की जानिब से फील्डिंग के भी कुछ लैप्सेस दिखाई दिए और इसके बाद जो धोनी की यहाँ पे मैं तारीफ करूँगी, जब 19वें ओवर में आउट हुए खिलाड़ी तो सबने कहा कि भाई अब धोनी आएंगे और ये जो स्कोर है ये मज़ीद बेहतर होगा। मेरे ख्याल से 199 स्कोर था, 200 तकरीबन हो चुके थे, लेकिन वहाँ पे धोनी खुद नहीं आए। धोनी ने वहां पे भेजा समीर रिजवी को, यानी उनके डेब्यू पे क्या अच्छी कंडीशन दी उन्हें। ये होता है रियल लीडर जो कि अपने बारे में नहीं सोचता। अगर धोनी चाहते तो वहाँ पे वो खुद आते जनाब, वो जो अपनी उनकी शॉट्स हैं ज़बरदस्ती वो लगाते। गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो पहले ही अंडर प्रेशर थी, बॉलिंग उनकी पिट रही थी, बड़ा अच्छा चांस था, लेकिन धोनी को कुछ प्रूव नहीं करना। उनको शुएब मलिक हो गए या मोहम्मद हफीज़ हो गए, उनकी तरह की कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। शुएब मलिक अभी तक PSL की लीग में वो यही प्रूव करते रहे हैं कि मैं किसी तरह से दोबारा से नेशनल साइड में जगह बना लूँ। सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे, नए जो आने वाले वो लड़के हैं उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। लेकिन धोनी ने यहाँ पे समीर रिजवी को भेजा और जब आप किसी यंगस्टर्स को किसी भी यंगस्टर को आप इस कंडीशन में भेजते हैं कि जहाँ पे उस पर कोई प्रेशर नहीं है, 200 पहले ही बन चुके हैं, 2 ओवर तकरीबन रह गए और आप उसे ये कह के भेजते हैं कि भाई जाओ खेलो अपनी गेम, कोई मसला नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, रन बन गए जो वो बोनस है, नहीं बने तो नो इशू। और समीर रिजवी ने आते साथ ही राशिद लतीफ़ को अपने IPL के डेब्यू पर छक्का लगाया। वो जो आज ये 16 रन बना के गए हैं 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, ये सिर्फ 16 रन नहीं है, ये वो कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी टोकरी है कि जो उनके पास है, जो अब अपने कंधों पे उठा के फिरेंगे और ये जो उनका कद है क्रिकेट के अंदर, जो उनका कॉन्फिडेंस है मज़ीद बढ़ा देगी और आगे वो मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देंगे, मज़ीद बड़े क्रिकेटर बनेंगे और इसका जो सहरा है वो जाएगा यकीनन टीम के लीडर धोनी के सर। अब बाज़ लोग कहेंगे कि भाई टीम के तो कैप्टन ऋतुराज है, बिल्कुल टीम के कैप्टन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि धोनी और जो ऋतुराज गायकवाड़ है उनकी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन चल रही है, ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी, दोनों मिलकर फैसले कर रहे हैं और जो धोनी है बेसिकली उनको तैयार कर रहे हैं। सो जी जो टीम का स्कोर है वो 200 प्लस हुआ, 206 बनाया और ये ऐसा स्कोर था कि जब इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पे लग जाता है ना तो फिर जितनी मर्जी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हो, तुक्का लग जाए तो लग जाए, ये जो स्कोर है वैसे ही आपको प्रेशराइज कर देता है। और जो गुजरात टाइटंस की टीम है वैसा स्टार्ट नहीं दे सकी, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। आज उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया, राहुल को और हमने देखा तिवारी को ऊपर भेजा, लेकिन वो उस तरह से बात नहीं बन सकी। यहाँ पे क्रेडिट CSK की फील्डिंग को जाता है, CSK की बॉलिंग को जाता है, चाहे आप तिराना को देख लें, चाहे आप देश पांडे को देख लें, जिसने बॉलिंग की है क्या ज़बरदस्त क्लास की बॉलिंग की है और हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन यकीनन जो गुजरात टाइटंस के फैंस हैं उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया होगा। मुस्तफिजुर रहमान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं,
दीपक चाहर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो पथिराना है इन्होंने जो एक विकेट ली वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ली। सो ओवरऑल टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। और वैसे जो गुजरात टाइटंस की टीम है अंडर प्रेशर थी। सिर्फ बैटिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पे साई सुदर्शन है जो कि 30+ रन बनाने में कामयाब हुए, वरना कोई भी टीम का खिलाड़ी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सका। और आप देखें मैच सिर्फ सीएसके ने जीता नहीं है, 63 रन से जीता है। यानी वैसे ही है कि आप एक टेस्ट मैच जीत लें एक इनिंग के साथ। सो ये जो 63 रन है ये यकीनन जो गुजरात टाइटंस की टीम है उन्हें आगे जाकर स्कोर बोर्ड पे रन रेट की सूरत में बड़ा परेशान करने वाले हैं और सीएसके को बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करने वाले हैं। सो ना सिर्फ गेम जीती बल्कि अपना जो रन रेट है उसको भी बड़ा अच्छा बना लिया आज सीएसके ने। अगर हम यहाँ पे बात करें गुजरात टाइटंस की तो लास्ट मैच में भी उनकी जो बैटिंग है वो कोई इतना मज़े की नहीं हुई थी। 163 बनाए थे उन्होंने रन। वो तो वहाँ पे सामने हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या ने कुछ टैक्टिकल गबल्ले किए कि जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जो है वो मैच हार गई और वो भी बड़ा नेल बाइटिंग मैच हो गया था। बड़ा ज़बरदस्त हमने वो मैच एंजॉय किया था कि जो बिल्कुल लास्ट ओवर में जाके फिनिश हुआ था। लेकिन जब आप धोनी जैसे बंदे के खिलाफ इस तरह की गलतियां करेंगे और बिल्कुल आप बैटिंग के अंदर फेल हो जाएंगे तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो जी गुजरात टाइटंस को अपनी बैटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। आज भी जो उनके कोच हैं आशीष नेहरा, जब वो फील्डिंग कर रहे थे गुजरात टाइटंस तो फील्ड में मौजूद थे और वो काफ़ी उनको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इतना बड़ा स्कोर बन जाता है तो फिर आप बल्लेबाजों के बल्ले पकड़ के तो नहीं ना उन्हें सिखाओगे कि आप इस तरह से बैटिंग करो। तो जी बहरहाल ये आज का मैच रहा जो कि इतने मज़े का नहीं रहा अगर हम उसको थ्रिलिंग वाइज बात करें तो। लेकिन जो सीएसके के फैंस हैं उन्होंने यकीनन एंजॉय किया होगा, उन्हें मुबारक हो। सीएसके ने कंसेक्टिव सेकंड विन अपने नाम की है। So congratulations to CSK fans and CSK itself. So चेन्नई सुपर किंग की जीत से अब रुख करते हैं पीसीबी की हार की तरफ। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि पिछले कुछ अरसे से सर्कस बोर्ड के तौर पर मशहूर हो चुका है, लेकिन अब तो खुलेआम मेरिट का कत्लेआम किया जा रहा है और बगैर किसी डरो खौफ के किया जा रहा है क्योंकि पता है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब मोहसिन नकवी साहब आए थे मैंने तब भी ये बात कही थी, जो इंसान चोर दरवाज़ों से आता है, फेवर्स लेके आता है, रेफरेंस की वजह से आता है, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पर आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरिट पे फैसले करे। उसे दूसरे लोगों को कि जिनकी वजह से वो उस जगह पे आया है, उस सिस्टम का हिस्सा बना है, उन्हें खुश करना ही करना है। उसे इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे जो कि मेरिट के खिलाफ जाएंगे। और आज का दिन एक ऐसा ही दिन रहा कि जहाँ पे मोहसिन नकवी ने ये प्रूव कर दिया कि वो जिस सिस्टम से आए हैं उन्होंने उसी सिस्टम को नर्चर करना है। मोहसिन नकवी एक ऐसा नाम है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इस नाम से आप में से कितने लोग आज से 2-2.5 साल पहले वाकिफ थे। मोहसिन नकवी के जिनका ताल्लुक एक मीडिया ग्रुप से है, सिटी 42 24 न्यूज़, इस ग्रुप से इनका ताल्लुक, और फिर अचानक से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल चेंज आता है कि जिसके बाद उनको पंजाब का सूबा दे दिया जाता है जहाँ पे वो काम करते हैं, और जो लोग उनको लेके आए वो यकीनन उस काम से खुश हुए। और उसके बाद अब जब दोबारा एक नई हुकूमत बनी तो वहाँ पे उनको मज़ीद ओहदे दिए गए। जब वो यहाँ पे पीसीबी में उनको चेयरमैन बनाया गया था, मैंने तभी कहा था कि वो एक गलत रास्ते से आ रहे हैं, और दूसरी बात ये उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। चलिए इससे पहले भी ऐसे लोगों ने काम किया है पीसीबी के अंदर कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल एक और रेफरेंस के जरिए आए। और दूसरी बात ये कि आप एक वक्त में कई काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मोहसिन नकवी की बात करें तो ये वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जी, इसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन हैं, एंटी नारकोटिक्स के वफाकी वज़ीर हैं। सो ये 3 एक इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं कि अगर आप इनको सही से चलाना चाहें तो एक इंसान के लिए मसला हो जाता है, तो आप 3 डिपार्टमेंट्स कैसे चलाएंगे। सो पीसीबी में उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया, अपने दाएं तरफ 2 लोग बिठाए, बाएं तरफ 2 लोग बिठाए, वहाब रियाज, असर शफीक, अब्दुल रज़ाक और इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ। और ये कहा गया एक डाटा एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे और जी हेड कोच ज्वाइन करेंगे, टीम के कैप्टन ज्वाइन करेंगे। और आज डाटा एनालिस्ट का नाम आया। कौन सा नाम आया डाटा एनालिस्ट का? एक ऐसे इंसान का नाम आया जो कि मोहसिन नकवी का कौन तो हो सकता है, उनका पसंदीदा इंसान तो हो सकता है, उनका दोस्त हो सकता है, उनकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन वो किसी तौर भी इस पोस्ट के अहल नहीं हो सकता।
यहाँ पे अगर हम डाटा एनालिस्ट की बात करें तो बिलाल अफजल का नाम सामने आया है, और अगर आप बिलाल अफजल के नाम को जाके नेट पे सर्च करेंगे तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो अभी बनी थी पंजाब में, उसमें सूबाई वजीर थे। इसके अलावा एक चैनल है उस पर भी ये काम कर चुके हैं, और जो इनके वालिद हैं सुहेल अफजल, ये जब इससे पहले कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी सो उसके अंदर ये भी सूबाई वजीर रह चुके हैं। इसके अलावा जो मियाँ आमिर महमूद हैं जो कि दुनिया ग्रुप और जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उसके ऑनर हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं। सो एक ऐसा इंसान जो कि ज़िंदगी में हमेशा नेपोटिज्म की वजह से आगे बढ़ा है, क्रोनिसिज्म की वजह से आगे बढ़ा है, और अगेन उसको उसी रेफरेंस की वजह से ये पोस्ट दे दी जाती है। क्रिकेट का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। गली मोहल्ले में अगर कभी क्रिकेट खेली है तो अलग बात है, उतनी क्रिकेट तो मैंने भी खेली हुई है, लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं है कि मैं पीसीबी में जाके डाटा एनालिस्ट बन जाऊंगी या सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाऊंगी। इनको सिलेक्शन कमेटी का बाकायदा मेंबर बनाया गया है, और जो इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो काम कर चुके हैं, पहले भी पीसीबी में काम कर चुके हैं, हसन चीमा होंगे, जो कि वाकई इस पोस्ट को डिजर्व करते हैं। यानी जो बंदा डिजर्व करता है, जो कि जिसका काम ही यही है, वो इन साहब का कोऑर्डिनेट होगा। इनको अगर क्रिक इन्फो से ये आपको कोई क्रिकेट की इंफॉर्मेशन या कोई डाटा निकाल के दे दें, कोई कंपैरिजन करके बता दें, तो इनको जो पोस्ट मिली है ना, मैं मान जाऊंगी कि ये उसके अहल हैं। जब आप इस तरह की भर्तियां करेंगे तो आप क्या पाकिस्तान को देंगे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट को आप सर्व करेंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक बदतरीन फैसला किया गया है। सिर्फ अपना पीसीबी के अंदर मोहसिन नकवी ने पौन छोड़ा है, अपना एक एजेंट छोड़ा है, एक वहाब रियाज और एक ये, ताकि उनकी अदम मौजूदगी में, क्योंकि उन्हें बहुत से काम करने हैं, बहुत से लोगों को खुश भी करना है, उनकी मर्जी के फैसले भी करने हैं, वजारतें भी चलानी है, प्रोटोकॉल्स भी इंजॉय करने हैं, और बड़े बड़े काम करने हैं ताकि उनको खबरें मिलती रहें। और जब आप इस तरह के लोग लेके आओगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर तो वो क्या फैसले करेंगे, कौन से मेरिट पे फैसले होंगे। अभी अगर असद शफीक की बात करें सो उनकी ही टीम के ये लड़के हैं, शाहनवाज दानी हो गए या मीर हमजा, सबसे बड़ी मिसाल है। उनको सिलेक्ट नहीं किया गया इस बूट कैंप पे, यानी 29 लड़कों में उनका नाम नहीं है कि जो आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए आप जिनको देख रहे हो, वो मीर हमजा के जिन्होंने न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपको मैच जितवाए, उनको शामिल नहीं किया गया। क्या किया असद शफीक ने? कोई फायदा नहीं है भाई, ये सूरतें हमें दिखाने का काम आपने वो करना है जो काम करके आप इस जगह पे पहुंचे हो, मेरिट का कत्ल करके पहुंचे हो, और मेरिट के यहाँ पे मर्डर्स जो हैं वो होते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह से लड़खड़ाती रहेगी, अपनी किस्मत पे रोती रहेगी। इतनी तकलीफ हुई मुझे ये न्यूज़ पढ़ के कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मोहसिन नकवी का जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो पॉलिटिक्स में जो मर्जी करें, आई डैम केयर अबाउट इट, लेकिन जब आप पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर रहे हो, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हो, आप उसे इंजॉय कर रहे हो, एक वक्त में आप तीन पोजीशंस इंजॉय कर रहे हो, उन्हें रखना चाह रहे हो, तो खुदा के लिए ये जो आप मेरिट की माला जप रहे थे कि मेरिट पे फैसले होंगे, मेरिट पे फैसले होंगे, तो मेरिट का कुछ तो लिहाज कर लेते, कुछ तो हया कर लेते, कुछ तो शर्म कर लेते। लेकिन ये करने के लिए हमारे पास कोई ये तो आप तब करोगे ना जब आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, आप किसी को जवाब दोगे। जवाब दे तो आप किसी को हो ही नहीं, और आवाम की तो वैसी कोई हैसियत नहीं है, फैंस की तो वैसी कोई हैसियत नहीं है। ये वो जवाब है जिसकी वजह से PSL की में जो स्टेडियम्स थे वो खाली थे, क्योंकि लोग अपने आप को इस सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर रहे। अब इस क्रिकेट से जो कनेक्शन था, इन लोगों से जो कनेक्शन था, वो खत्म हो गया है लोगों का। तो आपके ख्याल में कि क्या सारी परेड की जा रही है कि बूट कैंप और ये फिटनेस के सारे चक्कर, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों को आपने खुश करना है ना, उनके आप पॉजिटिव इमेज उनका शो कर सको, उनको आप दिखा सको कि देखो ये इस तरह भी सर्व कर रहे हैं, ये तो हर जगह सर्व कर रहे हैं, ये तो क्रिकेट के अंदर भी सर्व कर रहे हैं। सो आप अपने ज़ाती मफादात के अंदर अगेन वो आर्मी को भी लेके आ गए, और आप इन खिलाड़ियों को भी लेके आ गए। 2016 में भी ऐसा हुआ था, मैंने पहले कहा है, और अब फिर से ऐसा होगा। भाई जो फिटनेस है ना, ये पूरी रजीम होती है, ये साल हर साल आपको लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन आप दौड़े लगाओ, बड़ी ट्रेनिंग करो, और बाद में आके आप बिरयानियाँ खाना शुरू कर दो, बर्गर खाना शुरू कर दो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाओगे, आप फिटनेस नहीं हासिल कर सकते। आज देखें जो अजिंक्य रहाणे ने कैच पकड़ा है, आज जो कॉट बिहाइंड का जो कैच, मेरे ख्याल से वो पता नहीं किस खिलाड़ी का कैच था, नाम मेरे जहन से निकल गया, जो धोनी ने आज पकड़ा है, कॉट बिहाइंड किया है, क्या उस बंदे की फिटनेस है। 42 एज है उनकी, 42 साल के वो हैं,
लेकिन इस एज के अंदर उनकी जो फिटनेस है ना, ये जो पाकिस्तान के 27-28 साल के ये लड़के हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़िटनेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया उन्होंने। ऐसे ही नहीं आप कैचेस कर लेते, ऐसे ही नहीं आप इतनी अच्छी फील्डिंग कर लेते, ऐसे ही नहीं आप विकेट्स के दरमियान दौड़ रहे होते हो, सिंगल्स को डबल्स में, डबल को ट्रिपल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो, ऐसे नहीं आप बड़ी बड़ी शॉट्स लगा रहे होते हो। ये हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना की ट्रेनिंग से आपको, खिलाड़ियों को तो कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा सिस्टम के मुंह के ऊपर स्लैप है कि आपकी फ़िटनेस का ये लेवल है कि आपको वो लोग सिखाएंगे कि जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपके जिम ट्रेनर्स नहीं है। इसका मतलब है कि जो पीसीबी है वो ट्रेनिंग का मयार मेंटेन करने में अगेन फेल हो गया है, कि आर्मी को आके ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। तो जी वो क्या है ना कि लव के लिए साला कुछ भी करेगा, तो सलूट के लिए साला कुछ भी करेगा। बस किसी ना किसी तरह आपको ग्राउंड के अंदर सलूट मिल जाए, आप खबरें लगा दो कि देखो हम तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। चलें अब ज़्यादा भी इस पर बोलना, पता चले मेरे घर के आगे वीगो खड़ी हो, मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, आप आजकल ऑनर नहीं आ रही हैं, आप प्रोग्राम नहीं कर रही, ये तो पाकिस्तान में माहौल है इस वक्त। खैर जी, यहाँ से अब आते हैं हम डोमेस्टिक के ऊपर। ये जो मुझसे सवाल हुआ था कि भाई ये डोमेस्टिक से वो लड़के नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपको पहले ए टीम्स के साथ टूर करने पड़ते हैं। दुनिया भर में इसी तरह होता है, जो बिल्कुल क्रिकेट को अपनी सीरियस लेके चलते हैं वो इसी तरह से करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की यहाँ पे शाहीन्स की बात करूँ, जो ए टीम को नाम दिया गया है, उसने 2021 के नवंबर में श्रीलंका का टूर किया था, और उसके बाद 2023 के मई में वो ये वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे की जो सिलेक्ट उनकी ए टीम है उसके साथ खेले हैं। यानी बीच में जो इतने दिन का गैप आया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक। मैंने काफ़ी सर्च किया, पूछा भी लोगों से कि हमारी शाहीन्स ने किसी का टूर किया हो, कोई छोटा मोटा भी टूर किया हो, कोई कैंप्स लगे हों, कोई टीम आई हो, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी एक 2021 में मैच खेला ए टीम ने, श्रीलंका से सीरीज़ खेली, वो भी 3 मैचेस की सीरीज़ थी। 2 मैचेस तो 2 रिजल्ट रहे थे, एक का रिजल्ट आया था वो पाकिस्तान ने जीत लिया था, तो वो सीरीज़ जीत गए थे। उसके बाद आपने जिम्बाब्वे सेलेक्ट से खेला और उसके अंदर भी हम वो हार गए थे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, जिम्बाब्वे से आप हार गए क्योंकि वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई की तैयारियां कर रहे थे, तब उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, और हमारे जो थे ये शाहीन के लड़के थे, ए टीम थी हमारी। जब मेन टीम हार सकती है तो ए टीम को तो फिर जायज़ है, इतना तो बनता ही है। तो 4 मैचेस मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे सेलेक्ट ने जीते थे और 2 मैचेस शाहीन ने जीते थे। और अगर आप उसके अंदर वो लड़कों की बात करें तो पहले सऊद शकील थे कैप्टन 2021 में, उसके बाद मैनेजमेंट चेंज होती है इतने अरसे में, और आउट ऑफ द नो वे इमरान बट जो कि पहले फेल हो चुके थे, उनको ए टीम के साथ बना के लगा के कैप्टन लगा के भेज दिया जाता है, जबकि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर, वो टेस्ट के अंदर फेल हो चुके थे। कि किसी तरह अपने बंदे का जो आप करियर है ना फिर से रिवाइव करते हैं। ए टीम के अंदर तो भाई वो खेलता है कि जिसकी पाकिस्तानी टीम में जगह बननी होती है, और वहाँ पे वो नाकाम हुए, तो फिर वहाँ पे टोपी ड्रामा और वो जो है ना उल्टे सीधे हरकतें शुरू हो गई। हुसैन तलत किसी मैच में कैप्टनसी कर रहे हैं, फिर कामरान गुलाम कर रहे हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो उमैर बिन यूसुफ एक ऐसा नाम है जो कि 2021 के टूर में भी था, ही परफॉर्म्ड। फिर ये जो जिम्बाब्वे का टूर हुआ उस पर भी था, तब भी परफॉर्म किया, लेकिन वो बंदा पाकिस्तान की नेशनल साइड के अंदर अपनी जगह नहीं बना सका। और तो और उसकी फ्रेंचाइज ही नहीं उसे खिलाती कोयटा की। लास्ट 2 मैचेस में खिलाया एंड ही डिड, और उसने परफॉर्म किया। इसी तरह उसके अंदर मुबस्सिर खान का मैंने आपको पहले भी कहा था, बड़ा टैलेंटेड ये लड़का है। स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, और बैटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है। ये एशियन गेम्स में इसने बड़ा अच्छा खेला था, लेकिन पाकिस्तान से इसे नहीं खिलाया जा रहा, यानी जो लड़के डिजर्व करते हैं उनको नहीं खिलाया जा रहा। इसी तरह से रोहेल नज़ीर जो कि विकेट कीपर बैटर डेवलप हो रहे थे, अचानक से रमीज़ राजा आए, उनको पसंद नहीं थे तो वो पता नहीं कहाँ पे चले गए, फिर रमीज़ राजा गए तो अगेन वो फिर सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। सो हमारा यहाँ तो ए टीम का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये मोहम्मद वसीम जूनियर जो आपकी टीम में, कितने टूर किए हुए हैं इन्होंने ए टीम के, और डोमेस्टिक के कितने मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं। और इसके अलावा मोहम्मद हारिस को आप देख लें, जब इनका डेब्यू हुआ था तो वर्ल्ड कप खेल गए भाई, इन्होंने कितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए थे। नाम आप लेते जाएं, मैं गिनवाती जाऊँ आपको कि भाई इसने इतने खेले हुए, इसने खेले हुए। हैदर अली जब खेले उन्होंने भी इतना डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ था, वो तो खैर एक स्पॉइल टैलेंट है जिसको आपने स्पॉइल ही कर दिया बाबर आजम ने और कंपनी ने अगेन। सो यहाँ पे मेरिट पे फैसले होते ही नहीं है। अभी ये जो इरफान खान न्याजी हैं जो कि बेस्ट विकेट कीपर भी अनाउंस हुए PSL के अंदर, ये लड़का है 21 साल के हैं, और मेरे ख्याल से पिछले साल इनका डेब्यू हुआ, और फर्स्ट क्लास का भी इनका ये 2023 में ही डेब्यू हुआ है। और अब उनकी बातें हो रही हैं कि उनको जनाब नेशनल साइड पर शामिल करने की बातें हो रही हैं। तो भाई यहाँ पे तो मेरिट पे कुछ होता ही नहीं है ना। सो जो लड़के बस डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस तरह बाकियों को शामिल कर रहे हैं आप,
इनको भी फिर मौका दें। मेहरान मुमताज़ हो गए या राशिद मिन्हास मेरे ख्याल से उनका नाम है, जो स्पिनर है वो हो गए, या इसके अलावा मुबस्सिर ख़ान हैं। मीर हमज़ा का तो इतना अच्छा डोमेस्टिक का बैकग्राउंड है, पाकिस्तान से खेले हुए हैं, लेकिन आपको पसंद ही नहीं है वो, तो उनको आपने मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। तो जी यहाँ पे जो सब कुछ है ना उल्टा सीधा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यही वजह है, यही हाल है हमारे क्रिकेट का। इसी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, इसी वजह से ये बाबर और रिजवान जैसे नाम जो हैं वो T20 के अंदर ओपन कर रहे हैं, और वो ये समझ के बैठे हुए हैं कि ये हमारी जगह है, हमने ये जगह छोड़नी नहीं है। नए वो लड़के डेवलप वो नहीं होने दे रहे हैं, जो होते भी हैं उनको भी स्पॉइल कर दिया जाता है, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मज़ीद डाउन से डाउन जा रही है। तो जी बहरहाल एक बड़ा बुरा दिन है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अगर मैं देखूँ तो। और आज मैं आप लोगों को मैसेज शामिल नहीं करूँगी, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, सो कल आप लोगों को मैसेज शामिल करूँगी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, वीडियो का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह के बाद।